नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे के बारे में। दरअसल राजनीतिक दलों को जो धन प्राप्त होता है उससे जुड़ी हुई एक खास स्कीम थी जिसको हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के रूप में जानते थे। लेकिन बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना में पारदर्शिता के नहीं होने के कारण इसे रद्द कर दिया था, निरस्त कर दिया था। इसके साथ ही इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह आदेश दिया था कि आप इससे जुड़ा हुआ पूरा डाटा हमें प्रोवाइड करेंगे और अपनी वेबसाइट पे अपलोड भी करेंगे। सब चीज़ें हुई प्रॉपर, क्योंकि निरस्त हो गया, मामला रद्द हो गया। लेकिन हमारी जो केंद्र सरकार है वो मान नहीं रही है। क्यों नहीं मान रही है आपको बताता हूं मैं। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया तो हमारी वर्तमान सरकार का यह कहना था कि देखिए यह योजना अपने आप में बहुत अधिक खास है। हालांकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग आज जो खुश हो रहे हैं उन्हें भविष्य में पता चलेगा कि यह योजना कितनी ही लाभकारी थी और इसके निरस्त होने से कितना बड़ा घाटा हुआ है। लेकिन अब एक नया मामला हम सबके सामने आ रहा है। नया मामला यह आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने योजना को निरस्त तो कर दिया है, लेकिन हमारी जो वर्तमान सरकार है वह तैयारी कर रही है कि चुनावों के बाद में फिर एक बार राजनीतिक दलों के वित्त पोषण से जुड़ी हुई एक खास योजना को लाया जाएगा। हालांकि सरकार फिलहाल यहां पर यह भी ध्यान रख रही है कि इसे फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त ना कर दिया जाए। इसलिए जिन चिंताओं को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संबोधित किया गया था, अब केंद्र सरकार उन सभी समस्याओं को, चुनौतियों को निपटाते हुए अच्छे से योजना को तैयार करने पर योजना बना रही है। यह हम लोग देख रहे हैं। तो वर्तमान में स्थिति यही है कि केंद्र सरकार राजनीतिक दलों के वित्त पोषित करने के लिए एक नई योजना पर कार्य कर रही है। पिछली योजना इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दी, इसी वजह से अब सरकार को नई योजना की तरफ आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो जानते हैं पिछली योजना क्या खास बातें थी उससे जुड़ी हुई। उससे जब योजना नहीं थी तो उससे पहले की क्या स्थिति थी, योजना आ जाने के बाद क्या क्या बदला, और अब निरस्त हो गया है मामला, तो आने वाले समय के लिए केंद्र सरकार क्या सोच रही है, जरा हर एक मामले पर नजर डालते हैं। अभी हम लोग फिलहाल की जो हमारी स्थिति है यह इसलिए आई है क्योंकि जो हमारा वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय ने विभिन्न हितधारकों, जो भी इससे जुड़े हुए विभाग हैं, जो भी मंत्रालय हैं, सबसे बातचीत शुरू कर दी है। और अभी फिलहाल ये लोग ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं कि योजना किस प्रकार की होनी चाहिए। लेकिन संभावनाएं पूरी तरह से यह बताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही सबसे पहले केंद्र सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर के आने वाली है एक नए रूप में। ये मत सोचिए पुराने वाले, एक नए रूप में लेकर के आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इससे संबंधित पूरा मामला समझते हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप लोग एक प्रश्न देख लीजिए। यदि चीजें पहले ही क्लियर है तो बस कुछ नहीं, आंसर कमेंट कर दीजिए। नहीं पता तो वीडियो को अंत तक देखिए, आप लोग चीजें अच्छे से जान समझ जाएंगे। बाकी अपने मेंस के नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि यह पूरा का पूरा विषय जो है बहुत अधिक चर्चाओं में रहा, तो मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न आने की संभावना कोई यहाँ दो राय नहीं है। क्या कह रहे हैं जरा मामला समझ लेते हैं। तो देखिए हमारी जो वर्तमान सरकार है फिलहाल देख रही है कि चुनावी बॉन्ड योजना समाप्त हो जाने के बाद कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, तो इसलिए एक विकल्प खोजा जाए। अब विकल्प के रूप में एक नई योजना किस रूप में तैयार होगी, इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। कब किया था? 15 फरवरी को। अब 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इस योजना को रद्द किया था कि देखिए यह योजना वर्ष 2017 में वित्त अधिनियम के तहत कुछ महत्वपूर्ण चीजों के लिए इसको शामिल किया गया था, कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे इसके माध्यम से। लेकिन वर्ष 2017 में जो भी प्रावधान किए गए थे, जिस भी रूप में इसको लाया गया था, अभी हम लोग इस पहलू पे पहुंचे हैं कि इस योजना के अंदर पारदर्शिता की कमी है। यानी कि कहां से पैसा आ रहा है, किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा जा रहा है, इसको लेकर के कोई भी डाटा हमारे पास नहीं आता। हमारे पास तो छोड़ो, आरटीआई के माध्यम से भी आप चीजें नहीं प्राप्त कर सकते, आपको कुछ नहीं बताया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में योजना ठीक है अपने आप में, लेकिन उसके बावजूद पारदर्शिता नहीं है किसी योजना में, तो यह योजना गलत है। इसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सकता है किसी भी पार्टी के द्वारा या फिर सत्तारूढ़ दल के द्वारा। तो पारदर्शिता को मुख्य आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो योजना है यह असंवैधानिक है। क्यों कह रहे हैं यहाँ पर कि पारदर्शिता की कमी है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक चीज नोटिस की कि इस योजना को जब शुरू किया गया था तो उसमें व्यवस्था यह की गई थी कि देखिए आपको पूरे देश भर में सिर्फ और सिर्फ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑथराइज्ड ब्रांचेज हैं वहां से ही इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की इजाजत होगी। लेकिन जो भी व्यक्ति यहाँ से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा, जो भी यहाँ पर बायर है, उस बायर की जो भी डिटेल्स होंगी, वह अपनी जो भी चीजें प्रस्तुत करेगा, वह यहाँ से सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक तक पहुंचेगी। स्टेट बैंक उन सभी को अपने पास सहेज के रखेगा, आगे वह किसी के साथ कभी भी साझा नहीं किए जाएंगे।
तो इस दौरान यह चीज़ नोटिस की जा रही थी कि वर्ष 2017 में इस योजना के शुरू हो जाने के बाद से वर्ष 2024 तक किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिला है, कितना नहीं मिला है, कहाँ से आ रहा है इतना पैसा, और कौन कौन लोग हैं जो बहुत अधिक पैसा दे रहे हैं। क्योंकि जो देने वाले लोग हैं उनके पास भी तो पता चलना चाहिए ना कि पैसा आ कहाँ से रहा है, चाहे बड़े बड़े उद्योगपति ही क्यों ना हो, पर फिर भी चीज़ें थोड़ा सा संज्ञान में रहनी चाहिए। तो यहाँ पर सब चीज़ें जो थी यह पर्दे के पीछे थी, इसी कारण से इसको असंवैधानिक करार दे दिया गया था। अब फिलहाल केंद्र सरकार कह रही है एक नई योजना लाएंगे, तो नई योजना को लेकर के भी बहुत अधिक चीजें स्पष्ट तो नहीं की गई है किसी के भी द्वारा, लेकिन तैयारियां शुरू हो गई हैं। वित्त मंत्रालय ने सब कुछ करना शुरू कर दिया है। तो वित्त मंत्रालय का जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट टारगेट यहां पर रखा हुआ है वह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस जिस क्षेत्र को टारगेट करते हुए पिछली योजना को निरस्त किया है, अब फिर एक बार नई योजना में वह सभी पहलू नहीं होने चाहिए। यानी कि हम सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहते जिस वजह से नई योजना को भी फिर एक बार असंवैधानिक करार दे दिया जाए। यह नहीं चाहते, तो इस वजह से अभी बातचीत चल रही है, मीटिंग हो रही है, और चुनावों के बाद संभावना है कि हर एक मामला क्लियर कर दिया जाएगा, यह योजना सभी के सामने आ जाएगी। इतना ही नहीं, फिलहाल की जो स्थिति है अभी वह सभी के सामने लोकसभा चुनावों वाली है, तो बहुत अधिक समय नहीं है। आप सभी को पता है कि 4 जून की डेट निर्धारित है 2024 लोकसभा चुनावों के परिणाम के लिए। तो इसके बाद जैसे ही संसद का पहला सत्र होगा, वहीं पे ही संभावना प्रस्तुत की जा रही है कि इससे जुड़ा हुआ सारा मामला सामने आ भी जाएगा। क्लियर है इतनी बात? बहुत अधिक चीज़ें यहाँ पर अभी क्लियर नहीं की गई है, लेकिन जो चीज़ें क्लियर हैं हम लोग को वह भी समझना जरूरी है, क्योंकि पिछली योजना को आधार बनाया जाएगा, इसमें कोई दोहराया नहीं। ऐसा नहीं है कि अचानक से आप एक नए ढर्रा तैयार कर देंगे, नहीं, पिछली योजना को आधार में रखेंगे क्योंकि उसमें कुछ कुछ कमियां थी, तो उसी की कुछ कमियों को दूर करके फिर एक नई योजना तैयार होगी, इसमें कोई दोहरा बिल्कुल भी नहीं होगी। तो देखिए, चुनावी बॉन्ड योजना क्या थी और उससे जुड़े हुए क्या क्या मामले थे, जरा एक बार इस पर भी हम लोग नजर डाल लेते हैं। योजना शुरू होती है वर्ष 2017 में। 2017 में योजना को शुरू करते हुए व्यवस्था कर दी जाती है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को धन प्रदान करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इस योजना के तहत धन प्रदान कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके लिए भी ठीक था कि ठीक है, आपको पैसा सब मिलता रहेगा ताकि आपकी जो भी गतिविधियां हैं वो भी ठीक ठाक चलती रहें। तो 2017 में सारा कार्यक्रम शुरू होता है। बॉन्ड के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा प्रदान किया जाना था इस योजना के तहत। यह पूरी तरह से एक ब्याज मुक्त धन उपकरण था, यानी कि आप कितना भी पैसा कहीं से कहीं तक ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति किसी को भी दे रहा है, इस पर कोई भी ब्याज नहीं लगने वाला है, यह पहले ही क्लियर था इसमें। इस योजना के संचालन के लिए पूरे देश में एकमात्र बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑथराइज किया गया कि आप ही प्रदान करेंगे हर एक पॉलिटिकल पार्टी को ये बॉन्ड, और जितने भी व्यक्ति या फिर जो कंपनियां इसके लिए आपसे कांटेक्ट करेंगे, सब जिम्मेदारी आपको ही पूरी करनी है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास सारा मामला था, और डाटा किसी के साथ शेयर नहीं करना है, यह पहले ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोल दिया गया था। साथ साथ यहाँ पर यह चीज़ भी क्लियर की गई कि देखिए, यह जो बॉन्ड होंगे, यह बॉन्ड 10 के गुणक के रूप में ही प्रदान किए जाएंगे, इसके अलावा नहीं प्रदान किए जाएंगे। और इसके अंदर जो सबसे छोटा बॉन्ड होगा वो 1000 रुपये का होगा। तो 1000 से बॉन्ड की शुरुआत होती है, 1000 रुपये का सबसे छोटा बॉन्ड होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि 10 में गुणा होगा 10,000, फिर उसका 10 1 लाख, फिर उसका 10 10 लाख, और उसका 10 1 करोड़। इस प्रकार से पूरी व्यवस्था यह तैयार की गई थी, और ऐसे ही अलग अलग यह 5 रूपों में बॉन्ड प्रदान किए जाते रहे थे जब तक ये योजना चल रही थी। इसके अलावा इस योजना के अंदर एक खास बात यह भी क्लियर कर दी गई थी कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी इसके तहत लाभ नहीं प्राप्त कर सकती। कुछ कंडीशंस हैं, यदि आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर आप उन कंडीशंस को पूरा करते हैं तो ही आपको इलेक्टोरल बॉन्ड का लाभ मिलेगा, अदरवाइज आपको लाभ नहीं मिल सकता। तो इसके अंदर जो शर्त थी वह यह रखी गई थी कि आपने पिछले लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनावों में कम से कम 1% वोट प्राप्त किया हो, तब ही आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी के लिए ज़रूरी है कि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत हो। वहीं इसके अलावा चुनाव आयोग से उसने एक सत्यापित यानी कि वेरीफाइड अकाउंट ले रखा हो। जो वेरीफाइड अकाउंट होगा, जो भी आपके बॉन्ड के माध्यम से धन आ रहा है, वो सारा का सारा पैसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा वेरीफाइड उस अकाउंट में ही पहुंचाया जाएगा। इतना क्लियर। इसके अलावा यहाँ पर एक खास शर्त थी 15 दिनों की। किसी भी कोई भी व्यक्ति जब कभी भी कोई बॉन्ड खरीद रहा है, कैसे भी खरीद रहा है, तो कोई भी राजनीतिक दल हो, सबके लिए फिक्स था कि आपको वह बॉन्ड 15 दिनों में भुनाना जरूरी है। यदि आप 15 दिनों में वह पैसा अपने अकाउंट में नहीं पहुंचाते तो उसको डेड कर दिया जाता था। तो यह भी दिक्कत चल रही थी इसके अंदर। यह कुछ खास कंडीशन रखी हुई थी। इसको कब कब जारी किया जाता था, तो देखिए, यह हमेशा ही अवेलेबल नहीं रहता था। ऐसा नहीं है कि आज मन कर रहा है तो खरीद लो, नहीं।
वर्ष में जनरली 4 बार इसको निकाला जाता था अलग अलग महीने में। जो महीने होते थे वह जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। इन 4 महीने में ही सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाते थे सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, और सिर्फ 10 दिनों के लिए ही इनको जारी किया जाता था। इन 10 दिनों में जितने भी लोगों ने बॉन्ड खरीदे ठीक, फिर उसके आधार पर ही सारा पैसा जो भी रहता था वह पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट्स में पहुंचा दिया जाता था, ट्रांसफर कर दिया जाता था। यहाँ पर एक खास बात यह भी है कि जब जब हमारे देश में लोकसभा चुनाव होता है, हालांकि जिस समय इस योजना को लागू किया गया था उसके बाद अब तक सिर्फ देश में एक ही बार लोकसभा चुनाव हुआ है, 2019 वाला, और कोई लोकसभा चुनाव नहीं हुआ। 24 वाला होता लेकिन योजना रद्द कर दी गई थी। तो लोकसभा चुनाव के समय यहाँ पर यह प्रावधान किया गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड 30 दिनों के लिए अवेलेबल रहेंगे। इस दौरान जो जो लोग खरीदना चाहें वह खरीद सकते हैं। दोनों ही कंडीशन याद रखिएगा। सामान्य स्थिति में वर्ष में 4 बार, और महीने भी बहुत आप लोग इजीली याद रख सकते हैं। पहला महीना, चौथा महीना, 7वां महीना और 10वां महीना, ये स्थिति है। +3 करते हुए आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ नहीं है। यहाँ पर स्थिति ये है कि 10 दिनों के लिए, लोकसभा चुनाव के समय 30 दिनों के लिए बॉन्ड अवेलेबल रहा करते थे। ये अब तक का पैटर्न चला हुआ आ रहा था, यह सारी चीज़ें थी हमारी व्यवस्था में। तो इस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ने आकर के व्यवस्था को बदला और चीज़ों को इस रूप में, नए रूप में प्रस्तुत कर दिया। हालांकि इस योजना की खास बात यह थी कि इसमें सीमाएं नहीं थी, यानी कि हर एक व्यक्ति को छूट थी कि वह अपनी इच्छा से कितने भी बॉन्ड खरीद सकता है, चाहे उसका मन करोड़ का हो, चाहे उसका मन 1000 का हो, कोई भी रोक टोक इसमें नहीं थी। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय था इसके अंदर, और इसकी वजह से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को विशेष लाभ भी हो रहा था, यह भी देखने को मिल रहा था। तो एक नई व्यवस्था आई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के माध्यम से 2017 में, जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रमुख बैंक हो गया, सभी की जानकारी यहाँ गोपनीय हो गई। वहीं इसके अलावा सभी को अधिकार दे दिया गया कि जितना मन कर रहा है खरीदो और पॉलिटिकल पार्टीज को प्रोवाइड करो। लेकिन इससे पहले की जो व्यवस्था थी वह कुछ अलग थी। वह क्या व्यवस्था थी वो समझते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे कितना ज़्यादा चेंज हुआ था। वर्ष 2017 से पहले हमारे देश में जो व्यवस्था चल रही थी वह व्यवस्था कुछ इस प्रकार की थी कि राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से अधिक का अगर आप चंदा या दान दे रहे हैं तो उस दौरान ज़रूरी होगी कि सभी डिटेल्स सार्वजनिक की जाए, यानी कि बताना होगा किस व्यक्ति ने दिया है, किस लिए, कैसे दिया है, वगैरह वगैरह, ये सभी चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी होता था। यह 2017 से पहले का पैटर्न था। इसके अलावा कोई भी कॉरपोरेट कंपनी जब चाहती है कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सके तो 2017 से पहले की स्थिति यह थी कि वह अपने कुल लाभ का 7.5% या फिर राजस्व का 10% ही दान में दे सकती थी, इससे अधिक दान में नहीं दे सकती थी, यह फिक्स था। तो यह महत्वपूर्ण 2 कंडीशंस थी जिसके अकॉर्डिंग चल रही थी 2016 तक की पूरी व्यवस्था। अब 2016-17 में केंद्र सरकार योजना बना रही थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाएगी, तो उसने कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों में संशोधन किया। 4 अधिनियम संशोधित किए गए इस दौरान, और उसके बाद जो यह सीमा थी इस सीमा को खत्म कर दिया गया, इसको अनलिमिटेड कर दिया गया, कितना भी खरीदो और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दो, डाटा सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। हर एक कंपनी के ऊपर से बाउंडेशन हटा दी, चाहे वह कुल लाभ के 7.5% की हो या फिर राजस्व के 10% की हो, इसको भी समाप्त कर दिया गया। और एक नई व्यवस्था हम लोगों ने 2017 से देखी। 2017 से 2023 तक की व्यवस्था किस रूप में चली है वह हम लोग अच्छे समझ चुके हैं। अब जब केंद्र सरकार नई योजना लेकर के आने वाली है तो हम देखेंगे कि अब 2024 से आगे की व्यवस्था किस रूप में चलेगी, क्या क्या प्रावधान होंगे, क्या क्या स्थितियां रहेंगी, उसको देखना जरूरी होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो खास मुद्दा उठाया वह था पारदर्शिता का मुद्दा। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि कौन व्यक्ति खरीद रहा है उसको पता तो है कि मैं खरीद रहा हूं और मैं इस व्यक्ति या इस पॉलिटिकल पार्टी के लिए खरीद रहा हूं, उस व्यक्ति को पता होती हैं सब चीजें। और इसके अलावा स्टेट बैंक को पता होता है कि भाई कहाँ से पैसा आ रहा है और किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए कितना जा रहा है। लेकिन इन दोनों पक्षों के अलावा हम देखते हैं कि पूरे देश में किसी को कुछ भी पता नहीं होता था। तो सबसे बड़ा मुद्दा इलेक्शन कमीशन के सामने यही था कि पारदर्शिता का अभाव है। दूसरा, आप यहाँ पर RTI लगा कर भी चीज़ें नहीं पता कर सकते थे, यहाँ पर इसकी भी एक प्रतिबंधिता थी, तो यह भी दिक्कत वाला मामला था। गोपनीयता बहुत अधिक थी और सीमाएं नहीं थी, जैसे कि आपको मैंने बताया कि कोई भी कितना भी खरीद सकता था। और जिस प्रकार से डाटा हमारे सामने आया है, करोड़ों का भी अच्छा खासा मामला चल रहा है। तो असीमित होने की वजह से कुछ खास व्यक्तियों के द्वारा कुछ खास पॉलिटिकल पार्टीज को विशेष सपोर्ट दिया गया, यह भी हम लोग के सामने था। तो इसमें हमने देखा कि एक खास पॉलिटिकल पार्टी का विशेष दबदबा भी बन गया। आपके पास यदि अधिक धन है तो उस दौरान आप लोग अधिक संसाधन के मालिक हो जाएंगे, चीज़ों को अच्छे से मैनिपुलेट कर पाएंगे, यह भी एक थोड़ी संभावना बनी रहती है। और सबसे अधिक संभावना यह होती है कि सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंचेगा, एक बड़ा क्रिटिक्स इसका ये। तो इसी वजह से चीज़ों को क्रिटिसाइज करते हुए पिटीशन लगी और पूरा मामला हम लोग के सामने आया कि कैसे कैसे हुआ है। हालांकि सब चीज़ें क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं है।
तो अब आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जैसे ही नई योजना से जुड़ी हुई चीज़ें हम लोग के सामने आएगी उसको भी हम लोग अच्छे से जानेंगे समझेंगे, लेकिन इसका आंसर बता दीजिए, अपने नोट्स भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी हाँ, वीडियो पसंद आई है और आप अपने बाकी साथियों तक शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइए। आपको आंसर चाहिए होगा तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है, उम्मीद करता हूँ कि यह भी सही होगा। बाकी बातें हम लोग करते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।